जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी जीके जीएस की क्लास में। तो हम हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम शुरुआत करेंगे भूगोल, यानी कि मेरे दोस्तों ज्योग्राफी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप साथ के साथ में सभी क्लासेज के नोट्स भी बना रहे होंगे। तो जितने भी हमने हिस्ट्री की थी एक बार हम उसका आपको रिवीजन भी करवा देंगे, क्योंकि भाई लंबी क्लास रहेगी, कम से कम 6-7 घंटे की। तो मैं एक बार पूरी क्लास में, एक ही क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री के कराए थे एक बार रिवीजन भी करा देंगे। तो हम आज भूगोल से शुरुआत करने जा रहे हैं, तो अपनी कॉपी पेन के अंदर भूगोल टॉपिक डाल लेंगे और आज की क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। डेली दोपहर को 12 बजे आपको एक क्लास मिलती है, तो आपको 2-3 दिन से लाइव क्लास नहीं मिल रही है। रात को 9 से 10 मैथ की जो होती है और 10 से 11 रीजनिंग, तो आज से आपको वो भी मिलेगी, क्योंकि ड्यूटी लेट की वजह से मैं आपकी क्लास नहीं बना पा रहा था। तो आज से आपको वो भी क्लास मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे बाकी की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी के लिए कंप्लीट PDF के लिए आप नीचे नंबर दिए गए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोरोमंडल का मैदान भारत की दिशा में अवस्थित है, यानी कि कोरोमंडल का मैदान जो है भारत की किस दिशा में अवस्थित है? दक्षिणी दिशा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। कोरोमंडल का मैदान भारत के पूर्वी तटीय मैदान का एक भाग है। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच स्थित है। कोरोमंडल का मैदान भारत के दक्षिणी हिस्से में अवस्थित है। मानसून निवर्तन के कारण कोरोमंडल तट पर सर्दियों में वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून को अक्टूबर हीट के रूप में भी जाना जाता है। कोरोमंडल का पुराना नाम क्या था? चोल मंडलम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा कौन सी है? अब की बार आपका ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। राइट ऑप्शन रहेगा 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी कि पूर्व। भारत की मानक रेखा यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब की बार सेम क्वेश्चन पूछा गया था, जो प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। भारत का समय ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 82 डिग्री 30 मिनट रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश से गुजरती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारत और बांग्लादेश की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो सबसे लंबी है। भारत से लगे देशों की सीमाओं में भारत और बांग्लादेश की जो सीमा सबसे अधिक है, 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम की सीमा लगती है। देखिए भारत पाकिस्तान की सीमा कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर लगती है। कौन कौन से राज्य भारत के पाकिस्तान के साथ लगते हैं? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और लद्दाख। भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर लगती है। कौन कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भारत और चीन की सीमा 3488 किलोमीटर साझा होती है। कौन कौन से राज्य लगते हैं भारत के चीन के साथ? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको सब ये याद रखने हैं। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 3214 किलोमीटर। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी लगभग 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक की दूरी लगभग 2933 किलोमीटर है। पूर्वी से पश्चिमी 2933, उत्तर से दक्षिणी 3214 किलोमीटर। भारत की सतलीय सीमा की लंबाई लगभग 15200 किलोमीटर है। भारत देश की कुल तटीय सीमा यानी कि द्वीपों सहित अगर मिलाया जाए लगभग कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, अगर तटों को भी मिला लिया जाए। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,32,87,263, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी के सभी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ओडिशा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल ओडिशा के साथ सीमा साझा करते हैं, बल्कि बिहार नहीं करता है। ओडिशा 4 राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करता है। झारखंड 5 राज्यों के साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है।
पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? पूर्व में जो भारत की सीमा है वो म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। म्यांमार की सीमा 4 भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों को स्पर्श करती है। बांग्लादेश की सीमा 5 भारतीय राज्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? गुजरात, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ओडिशा जो राज्य है मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, इसलिए इसे बाघ राज्य भी कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी हीरे की खान यानी कि पन्ना खान जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कर्क रेखा किसके सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है? तो इनमें से बताना कर्क रेखा। सेम क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है हरियाणा में, तो हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे लिख दोगे उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दो दूरी पर स्थित है। ठीक है, उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? कौन सा राज्य जिसमें उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। उत्तराखंड राज्य में बर्फ का अनुभव आप कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य उत्तर भारत में स्थित है। इसकी राजधानी देहरादून है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। अन्य तीनों राज्य तमिलनाडु, गुजरात तथा राजस्थान में बर्फबारी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगिनोट रेखा किसके मध्य की सीमा रेखा है? मेगिनोट रेखा जो है वो किसके बीच की है? फ्रांस और जर्मनी के बीच की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मेगिनोट रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। यह रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई है। भारत व चीन के मध्य की रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अमेरिका और कनाडा के मध्य जो रेखा उसको 49वीं समानांतर रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, अध्यारोपित सीमा है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। कौन सी? डुरंड रेखा। तो सब आपको याद रखनी है। डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, अमेरिका कनाडा के मध्य 49वीं समानांतर, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन और मैगिनोट जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच की पूर्वी रेखा क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के मध्य स्थित सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस रेखा का नाम सर हेन मैकमोहन के नाम पर रखा गया। यह रेखा लद्दाख से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा की किस्म मैंग्रोव और डेल्टाई वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। महीन कोणों वाली जो मृदा है, महीन कोणों वाली जो मृदा और जलोढ़ मृदा, कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा, ये मैंग्रोव डेल्टाई वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल है। महीन कोणों वाली मृदा और जलोढ़ मृदा मैंग्रोव और डेल्टाई वनस्पति विकास के लिए उपयुक्त होती है। ज्वारीय वनस्पतियों में सुंदरी के वृक्ष शामिल हैं, जिसके नाम पर सुंदरवन और अन्य सदाबहार वनों का नाम रखा गया। ज्वारीय सदाबहार, सदाबहार कौन से? यानी कि मैंग्रोव वन तट के किनारे और डेल्टा के किनारों पर उगते हैं। कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी और गंगा के उपजाऊ डेल्टा सदाबहार वनों से बने हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में इन वनों को सबसे बड़े डेल्टा के नाम पर सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इसे रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। मिट्टी से सिलिका हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिट्टी से सिलिका हटाने की प्रक्रिया को विसिलिकायन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। मिट्टी से सिलिका हटाने की प्रक्रिया को सिलिका पृथक्करण भी कहते हैं। सिलिका क्वार्ट्ज निकालने के लिए पलवन और एसिड लीचिंग जैसी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। जब मिट्टी अत्यधिक वर्षा या सिंचाई के कारण फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व बहकर बाहर निकल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को निस्सालन कहा जाता है। नेक्स्ट है, लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लेटेराइट मृदा
कौन सा कथन सही है? लेटेलाइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती, बिल्कुल सही है। जैसे अपने हरियाणा में भी आप देखते होंगे, यमुनानगर साइड में ज्यादा भारी वर्षा जहां पे होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए लाल लेटेलाइट मृदाएं अधिक उपयुक्त होती है, बिल्कुल सही है। इनमें सामान्यतः ह्यूमस काफी मात्रा में होती है। क्या इनके अंदर ह्यूमस काफी मात्रा में होती है? ये मेरे दोस्तों सही नहीं है। यह मृदा चाय और कॉफी उगाने के लिए बहुत उपयोगी, यह भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। लेटेराइट मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां पर उच्च तापमान, भारी वर्षा होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। लेटेराइट मिट्टी भीगने पर कोमल और सूखने पर कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में लोहे व एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें रागी, काजू, चाय, कॉफी, रबर, सिनकोना। इस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी से बना है। भारत का उत्तरी मैदान एक समतल मैदान है तथा पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। शुष्क मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा व उत्तरी गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। चिकनी मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूछा गया है कि गलत कथन है? चिकनी मृदा के कणों के बीच बहुत कम खाली स्थान होता है, ये सही है। चिकनी मृदा को फुलर्स अर्थ भी कहा जाता है, ये भी सही है। चिकनी मृदा का उपयोग बर्तन और खिलौने बनाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। चिकनी मृदा अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती है। भैया जल धारण कर सकती है, ठीक है, नहीं कर सकती नहीं, कर सकती है, तो डी ऑप्शन इसके अंदर गलत है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही पॉइंट लिखे गए हैं। इस मिट्टी में महीन कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, चिकनी मिट्टी कहलाती है। इस मिट्टी के कणों के बीच छोटे अंतराल में जल संग्रहित हो सकता है। यह मिट्टी बहुत लंबे समय तक जल धारण कर सकती है। रेफ्लेसिया आर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? वो किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। रेफ्लेसिया आर्नोल्डी पादप जगत का सबसे बड़ा क्या है? पुष्प यानी कि फूल है। यह फूल परजीवी होता है। रेफ्लेसिया में जड़ें, पत्तियां या तना नहीं होते हैं। यह मुख्य रूप से बेलों पर उगता है। रेफ्लेसिया फूल से सड़े मांस की दुर्गंध आती है, इसलिए इसे कॉर्पस यानी कि लाश फ्लावर या मीट यानी कि मांस फ्लावर भी कहा जाता है। भारत का कौन सा क्षेत्र अनोखे 16 वनों के लिए जाना जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट जाना जाता है। 16 वन उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। 16 और घास का मैदान मिलकर 16 ग्रासलैंड कॉम्प्लेक्स या मोजेक बनाते हैं। पश्चिमी घाट, जिसे शाहदरी पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है, पूर्वी और पश्चिमी घाट तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी घाट का हिस्सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ भारत के पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। सागौन के जो पेड़ हैं वो भारत के पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। भारत के पर्णपाती वनों में सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान और उड़ीसा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम का उष्ण कटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार होता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, घास स्थल, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सवाना, जिसे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के रूप में जाना जाता है, एक निश्चित शुष्क और गिल्ला मौसम उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र की जलवायु है। सवाना घास के सबसे बड़े विस्तार अफ्रीका में है। ब्राजील में सवाना घास के मैदानों को कंपोस कहा जाता है या कंपास भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो कौन से वन है? ऑप्शन नंबर डी, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? सह्याद्री हिमालय, शिलांग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप।
200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ हिमालय की तलहटी, ओडिशा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा की आवश्यकता होती है। कंटीले वन व झाड़ियां ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश क्षेत्र में पाए जाते हैं। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में ताड़, नारियल निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव वन। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में मैंग्रोव वन गंगा, गोदावरी तथा कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वनों का जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। मैंग्रोव वनों में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार तथा कैजोरिना सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं। भारत में सनोवर यानी कि सिल्वर फर, हपूसा यानी कि जूनिपर्स, देवदार यानी कि पाइन और भोज वृक्ष यानी कि बर्च निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य पेड़ हैं? तो कोई भी नाम लिखा हुआ दे सकता है आपको एग्जाम के अंदर। सनोवर यानी कि सिल्वर फर, हपूसा यानी कि जूनिपर्स, देवदार यानी कि पाइन के वृक्ष और भोज वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन के सामान्यतः पेड़ हैं? ऑप्शन नंबर आपका पर्वतीय वन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, पर्वतीय वन। सनोवर, सिल्वर फर, हपूसा, जूनिपर्स, देवदार, पाइन और भोज वृक्ष भारत में पाए जाने वाले पर्वतीय वनों के वृक्ष हैं। देखिए, मैंग्रोव वन में जो वृक्षों के जो प्रकार हैं वो सुंदरी, कैजोरिना और केवड़ा। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सागौन, शीशम, खैर, बांस, महुआ, चंदन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन महोगनी, आबनूस, रबर और सिनकोना। ठीक है। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन कितने मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं? देखिए, क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि बहुत बार एचएसएससी यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, 1000 और 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन मुख्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तरी बंगाल में पाए जाते हैं। ये वन 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। सदाबहार ओक यानी कि बांस व चेस्टनट वृक्ष प्रमुख आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं, कितने वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? भाई इनको वार्षिक में कितने वर्षा की मात्रा इनको चाहिए? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 51 से 151 सेंटीमीटर तक। साल और बांस उच्च कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पतियां हैं जिनके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा, जबकि बबूल जो कि एक उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीली वनस्पति है उनके लिए 70 सेंटीमीटर से कम की वर्षा की आवश्यकता होती है। एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ किस प्रकार के वन का हिस्सा हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के हिस्सा हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन वनों में पेड़ों की औसत ऊंचाई लगभग 60 मीटर होती है। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष महोगनी, आबनूस, रबड़, सिनकोना, रोजवुड आदि हैं। भारत में इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अंदर हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में फाइकस रिलीजियोसा को किस वृक्ष के नाम से सामान्यतः तौर पर जाना जाता है? तो आपके एग्जाम में भी पूछा गया हरियाणा में, तो पीपल वृक्ष के नाम से जाना जाता है। पीपल का वानस्पतिक नाम फाइकस रिलीजियोसा है। यह पेड़ भारत, नेपाल, श्रीलंका, चीन तथा इंडोनेशिया में पाया जाता है। बबूलिया किक्कर का वानस्पतिक नाम क्या है? आकाशा नीलोतिका। ठीक है, बबूलिया किक्कर। नीम का वास्तविक नाम क्या है? अजाडिरिकेटा इंडिका। साल के पेड़ का वास्तविक नाम है सोरिया रोबस्टा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज्यादा वर्षा पूछी गई है तो शिलांग क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। भारत और दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के मौसिनराम गांव में दर्ज की गई है। इसे बादलों की भूमि भी कहा जाता है। मौसिनराम पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य की पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित एक गांव है। दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी है जो मेघालय में ही स्थित है। भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? लेह है। नेक्स्ट है, शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होने में कौन सा कारक योगदान होता है? यानी कि भारत के अंदर उत्तर पश्चिमी भाग में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती विक्षोभ है जो भूमध्य सागर से आता है। यह छोटी जेट धारा द्वारा संचालित होता है। तमिलनाडु और केरल भारत के ऐसे राज्य हैं जो सर्दियों की वर्षा प्राप्त करते हैं।
रबी फसल की वृद्धि जिसमें महत्वपूर्ण स्थानीय अनाज गेहूं शामिल है, उत्तरी महाद्वीप में पश्चिमी विक्षोभ पर निर्भर होती है। मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फीयर की सीमा क्या है? मध्य मंडल, तो राइट ऑप्शन एक ऑप्शन नंबर है 50 से 80 किलोमीटर, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक समताप मंडल के ठीक ऊपर पाया जाता है। समताप मंडल के ऊपर कौन सी है? मध्य मंडल। अक्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। समताप मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को क्या कहा जाता है? मेसोपोज कहा जाता है। भारत में मानसून का अनुमानित आगमन कौन से महीने के अंदर होता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा जून के आरंभ में, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में मानसून लगभग जून की शुरुआत में आता है। मानसून की अवधि जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिनों के बीच होती है। मानसून की जलवायु का मूल कारण भूमि और समुद्र के गर्म होने और ठंडा होने की दर में अंतर है। केरल जो है भारत का पहला राज्य है जहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। भारत में 75% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो एग्जाम के अंदर पूछा गया बहुत बार कि भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा है कौन से क्षेत्र से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। केरल पहला और पंजाब भारत में मानसून प्राप्त करने वाला अंतिम राज्य है। इनके सबसे पहले केरल में आता है और सबसे बाद में पंजाब के अंदर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जिसे भारत में वर्षा होती है? पर्वतीय संवहन, चक्रवात या प्रति चक्रवात? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति चक्रवात के कारण भारत में वर्षा नहीं होती है। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो संवहनी वर्षा, एक भौगोलिक वर्षा या राहत वर्षा, एक चक्रवाती वर्षा या ललाट वर्षा। प्रति चक्रवात का संबंध उच्च वायुदाब के केंद्र से है। प्रति चक्रवात में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर अवतलित होती है, मौसम साफ रहता है एवं आमतौर पर वर्षा की संभावना नहीं रहती है। किस मौसमी परिघटना को उच्च वायुमंडलीय दाब के मध्य क्षेत्र के आसपास बड़े पैमाने पर हवाओं के संचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात का संबंध उच्च वायुदाब के केंद्र से है। प्रति चक्रवात में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर अवतलित होती हैं। कहां से? ऊपर से नीचे। ध्रुवीय चक्रवात, जिन्हें आर्कटिक चक्रवात या ध्रुवीय भंवर भी कहा जाता है, कम दबाव के बहुत बड़े क्षेत्र हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बादलों और गरज के साथ चलने वाली एक घूमती हुई संगठित प्रणाली है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त घूमते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वो है अक्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अक्षोभ मंडल की ध्रुवों पर जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तथा इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो अक्षोभ मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी? 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। इस परत में लगभग सभी मौसम की घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि होती है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि मौसम की जो घटनाएं हैं वो कौन से मंडल में होती है? अक्षोभ मंडल में। पृथ्वी के कौन से मंडल में होती है? अक्षोभ मंडल में। अक्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होती है तथा प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर औसत 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। जलीय चक्कर किससे संबंधित है? जलीय चक्कर जो है वो जल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, जलीय चक्कर की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। एक तो वाष्पीकरण है, एक संघनन है और एक वर्षा है। ठीक है, अवक्षेपण, वाष्पीकरण प्लस अपवाह से होता है। वाष्पीकरण और अपवाह को अवक्षेपण बोला जाता है। यह संबंध जलीय चक्कर का प्रतिनिधित्व करता है। जल चक्कर के अंतर्गत अवक्षेपण की अवस्था में संघनित जल भारी होकर वर्षा, ओलों या बर्फ के रूप में पृथ्वी पर बरसता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है? तो इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है कि किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है। उम्मीद करता हूं आपको पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करना। बाकी क्लासेज की नोटिफिकेशन के लिए भी भूगोल की शुरुआत हो चुकी है। डेली क्लास को लेते रहें, अपने नोट्स साथ के साथ में बनाते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।